अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर क्लास। हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स और अभी तक हमने फोटोसिंथेसिस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझा। हमने समझा कि कैसे सिर्फ क्लोरोफिल ही नहीं बल्कि कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स ये भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। हमने समझा कि जो मेन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, फाइकोबिलिन्स, इन सबको एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। हमने समझा कि किस तरह से एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम और एक्शन स्पेक्ट्रम को फॉर्म किया गया, ग्राफ्स बनाए गए और उन ग्राफ की हेल्प से ये फाइनलाइज किया गया, इस कंक्लूजन पे पहुंचा गया कि एक्चुअली क्लोरोफिल ए मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कॉज करता है और क्लोरोफिल ए जो है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है ब्लू एंड रेड रीजन में। मैंने एक क्वेश्चन के साथ लास्ट क्लास को एंड किया था जहां हमने बात की थी कि क्या ये क्लोरोफिल ए अकेला ये काम कर सकता है फोटोसिंथेसिस का या इसे और पिगमेंट्स की ज़रूरत है और ये सब कुछ कैसे होता है। बट उसके पहले आइए हम एक बहुत इंटरेस्टिंग बात पढ़ते हैं और फिर हम इसके बारे में आगे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, एक साइंटिस्ट हुए हैं इमर्सन, ये क्लोरेला पे वर्क कर रहे थे। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जब क्लोरेला में इनको फोटोसिंथेसिस को जज करना था कि फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, और हमें पता है हम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कैसे पता लगा सकते हैं, ऑक्सीजन रिलीज की रेट से। जितना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस हो रहा होगा उतना ज़्यादा ऑक्सीजन रिलीज हो रहा होगा और हमें पता चल सकता है कि फोटोसिंथेसिस की रेट किस तरह की चल रही है। उन्हें एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग मिली। हमें पता है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस जो हैं वो 400 से 700 नैनोमीटर की रेंज के होते हैं। लेट्स से ये 500 है, लेट्स से ये 600 है, यहाँ कहीं पर 680 है। उन्होंने सिंगल कलर की लाइट्स दी, मोनोक्रोमैटिक लाइट, जैसे ब्लू लाइट दी, विबग्योर की, वॉयलेट लाइट दी, इंडिगो लाइट दी, अलग अलग कलर की लाइट्स दी। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब 680 नैनोमीटर या उससे ज्यादा हायर वेवलेंथ वाली लाइट देते हैं तो सडनली फोटोसिंथेसिस में ड्रॉप होता है, फोटोसिंथेसिस की रेट में सडन ड्रॉप होता है। ब्लू में ऑफ कोर्स मैक्सिमम होगा, फिर डाउन हो जाएगा, फिर रेड एरिया में आकर अप होगा, लेकिन 680 वेवलेंथ या उससे ज्यादा की मोनोक्रोमैटिक लाइट देने पर देयर इज अ सडन ड्रॉप। और ये उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि 680, 700 ये भी क्या है, रेड रीजन में ही आता है। तो उन्हें ही समझ में आया कि जैसे ही हम मोनोक्रोमैटिक लाइट देंगे, मोनोक्रोमैटिक लाइट कितनी वेवलेंथ की, या तो 680 की या मोर देन 680 की, यानी आप मोर देन 680 भी कह सकते हो इसे, आप ऐसा कह सकते हो 690, आप ऐसा कह सकते हो 700, किसी भी 680 से 700 के बीच में कोई भी हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट दी तो देयर इज अ सडन डिक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये रेड रीजन में आता है तो उसे इन्होंने कहा रेड ड्रॉप। तो रेड ड्रॉप का क्या मतलब है? रेड ड्रॉप का ये मतलब है कि 680 या उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली मोनोक्रोमैटिक लाइट देने पे देयर इज अ शार्प डिक्रीज इन रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसे कहते हैं रेड ड्रॉप। और ये उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उन्हें समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हुआ। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, अपन मोनोक्रोमैटिक लाइट नहीं देते हैं, हम एक ऐसी लाइट जो है, दो मोनोक्रोमैटिक लाइट्स उन्हें कंबाइन कर देते हैं। मतलब एक जो 680 से कम वेवलेंथ की लाइट है जिसपे बढ़िया फोटोसिंथेसिस होता है, सो लेट्स से 653 नैनोमीटर की लाइट जो उन्होंने दी, और एक उन्होंने 680 से ज्यादा की लाइट दी जैसा कि 700 नैनोमीटर। जब उन्होंने अकेली 650 की दी थी तो बहुत बढ़िया फोटोसिंथेसिस हुआ था, 53 टाइम्स फोटोसिंथेसिस, अच्छा खासा रेट चल रहा था, आप इतना समझो। जब उन्होंने 700 की दी जो 680 से ज्यादा की है तो सडनली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एकदम फॉल कर गया था, मान लीजिए 10 रह गया था, बहुत कम, एकदम फॉल हो गया था। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके दिया, और जब उन्होंने कंबाइन करके दिया तो उन्होंने क्या देखा कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस 72 टाइम्स हो गया। ये उन्हें बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। इससे उन्हें समझ में आया कि कहीं ना कहीं
जो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं, जिसमें फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स हैं, वो दो टाइप के हैं। एक ऐसा जो 680 तक की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करता है, लेकिन उससे ज्यादा वाली अगर वेवलेंथ दोगे तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। और एक ऐसा है जो उससे ज्यादा वाली वेवलेंथ के एरिया में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है। और जब ये दोनों फोटो सिस्टम्स, ये दोनों यूनिट साथ में एक्टिवेट होती हैं तो सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। तो इससे उन्होंने कंक्लूजन निकाला था कि अगर हम शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों की लाइट्स को मिक्स कर कर एक साथ साइमल्टेनियसली दें तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कई गुना बढ़ जाता है, और इसे कहते हैं एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। और इससे उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली दो तरह के फोटोसिंथेटिक सिस्टम्स हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं, फोटो सिस्टम्स हैं, जिन्हें बाद में कहा गया फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसका ये मतलब नहीं है कि पहले एक काम करेगा फिर दूसरा काम करेगा, नहीं, ये सिंपली उनकी डिस्कवरी के ऑर्डर में है। पहले PS1 की खोज की गई, उसके बाद जिस फोटो सिस्टम की खोज की गई उसे PS2 नाम दे दिया। तो 1 और 2 नामकरण जो है ये उनकी फंक्शनिंग के बेसिस पर नहीं है, ये सिंपल पहले कौन सा डिस्कवर हुआ और फिर कौन सा डिस्कवर हुआ, और ये NCERT की लाइन है, ये पूछा जाता है। तो आइए हम इसको देखते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। मैं स्लाइड को आगे बढ़ाती हूं। एमर्सन एंड आर्नोल्ड ने एक्सपेरिमेंट किया। पहला क्वेश्चन आता है किस पर किया, क्लोरेला पे। क्या देखा उन्होंने कि 680 नैनोमीटर या उससे ज्यादा की 700 तक, 700 के बाद तो फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, हमें पता है 400 से 700 तक ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस हैं। तो 680 से ज्यादा या 700 की मोनोक्रोमैटिक लाइट देने पर फोटोसिंथेसिस की यील्ड बहुत तेजी से ड्रॉप करती है, यानी मिनिमम यील्ड होती है फोटोसिंथेसिस की। और ये यील्ड कैसे नापा है, कितना O2 रिलीज हो रहा है उस बेसिस पर, इसे उन्होंने कहा रेड ड्रॉप। नाउ उन्होंने ये भी देखा कि जब 700 और 680 दोनों को कंबाइन किया, यानी शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ दोनों को कंबाइन किया, तो यील्ड कई गुना बढ़ गई, एनहांस हो गई। सो दिस इज एमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट। और इससे उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला कि एक्चुअली दो टाइप के फोटो सिस्टम्स हैं, 1 और 2 फोटोसिंथेटिक यूनिट्स में, और जो साथ में काम करते हैं, साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं, इन फोटो सिस्टम्स को उनकी डिस्कवरी के ऑर्डर में नामकरण किया गया है, PS1 PS2। इनका फंक्शनिंग से कोई लेना देना नहीं है। बट स्टूडेंट्स, जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सिर्फ 1 फोटो सिस्टम होता है, हायर ग्रीन प्लांट्स में 2 फोटो सिस्टम होते हैं। बट एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बिल्कुल हायर प्लांट्स की तरह, उसमें भी 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं, और वो है साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैक्टीरिया हैज 1 फोटो सिस्टम, वेयर एज ब्लू ग्रीन एल्गी एंड जो भी ग्रीन प्लांट्स हैं, मैं यहाँ लिख देती हूँ प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स, उन सब में 2 फोटो सिस्टम्स होते हैं। अब आखिर ये फोटो सिस्टम क्या बला है, हम बोल तो रहे हैं फोटो सिस्टम, क्या है ये फोटो सिस्टम? अब हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, फोटो सिस्टम या फोटोसिंथेटिक यूनिट यानी कि क्लोरोप्लास्ट का वो पार्ट जहां जो फोटोसिंथेसिस करवाएगा। कैसे समझते हैं? फोटोसिंथेटिक यूनिट, फोटोसिंथेसिस करने वाली यूनिट, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, समझिएगा। एक क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल होगा जिसे हम रिएक्शन सेंटर कहते हैं, रिएक्शन सेंटर। अभी हम समझेंगे, धीरे धीरे समझ में आएगा, थोड़ा सा इंटर रिलेटेड है। इसमें एक सिंगल मॉलिक्यूल है, एक सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरोफिल ए, और बाकी सारे एसेसरी मॉलिक्यूल, चाहे वो क्लोरोफिल बी हो, कैरोटिनॉइड्स हो यानी कैरोटीन, ज़ैंथोफिल्स, उन सबको मिलाकर हम कहते हैं एसेसरी पिगमेंट्स। सिंपल लैंग्वेज में एसेसरी पिगमेंट्स हमने पढ़ा है, या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स, वी कैन कॉल देम लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स। तो क्या सिर्फ यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है? नहीं, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं।
सभी लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे, तो इन्हें हम लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स बोलते हैं। और ये अकेले नहीं रहते हैं स्टूडेंट्स, ये जो पिगमेंट्स हैं ये हमेशा प्रोटीन्स के साथ जुड़कर रहते हैं, तब हम इन्हें कह देते हैं लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्सेस। इतना समझ में आया? यानी अगर मुझे एक फोटोसिंथेटिक यूनिट बनानी है तो मैं कैसे बना सकती हूँ? जैसे ये मैंने क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल बना दिया, ये रिएक्शन सेंटर है, मैं यहाँ लिख देती हूँ RC रिएक्शन सेंटर, और इसके पास बहुत सारे दूसरे क्लोरोफिल बी, कैरोटिनॉइड्स, अदर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल्स, ये सब हैं इस तरह से। ये सारे प्रोटीन्स के साथ एसोसिएटेड हैं, तो ये जो पूरा पार्ट है रिएक्शन सेंटर को छोड़कर, इसे हम कहेंगे लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या आप इसे एंटीना भी बोल सकते हो, एंटीना या एंटीना कॉम्प्लेक्स। जब सनलाइट आएगी, सपोज ये सनलाइट है, सनलाइट जो होती है स्टूडेंट्स, जैसे बारिश आती है बूंदों के फॉर्म में, ऐसे ही सनलाइट की छोटी छोटी यूनिट्स होती है जिन्हें फोटॉन्स बोलते हैं। तो सपोज ये फोटॉन्स आए तो सब एब्जॉर्ब करेंगे फोटॉन्स, सब, क्लोरोफिल ए भी करेगा, कैरोटिनॉइड्स भी करेंगे, ये सब फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेंगे, लेकिन ये सब उन फोटॉन्स को फाइनली कहाँ पहुंचाने की कोशिश करेंगे? इस रिएक्शन सेंटर के पास। इन सब का यही काम है कि जितनी भी लाइट है वो सब क्लोरोफिल ए तक पहुंचा दी जाए, सारे फोटॉन्स को हम वहां पहुंचा दें। और फिर एक्टिवेट कौन होगा? क्लोरोफिल ए। इसमें से फिर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन है? क्लोरोफिल ए, रिएक्शन सेंटर वाला मॉलिक्यूल, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और फिर कोई एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा जो इसे एक्सेप्ट करेगा। कैसे होगा वो कहानी हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर इस इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने से ऐसा क्या होगा कि खाना बन जाएगा, वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे। इसे कहेंगे एक फोटोसिंथेटिक यूनिट, जिसमें एक रिएक्शन सेंटर मॉलिक्यूल है यानी क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, और बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स हैं या लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स के साथ जुड़े हैं, तो हम उन्हें लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या एंटीना कहेंगे। इतना समझ में आया? नाउ, दो तरह के फोटोसिंथेटिक यूनिट हो सकती है या फोटो सिस्टम हो सकते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसका क्या मतलब है? दोनों में ऐसा ही होगा, लेकिन फोटो सिस्टम 1 जो है वहां पर क्लोरोफिल ए का जो मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर की रेंज में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा। तो हम फोटो सिस्टम 1 में क्या कहेंगे? फोटो सिस्टम 1 में कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर पे मैक्सिमम लाइट एब्जॉर्ब करता है, जबकि फोटो सिस्टम 2 का जो क्लोरोफिल ए है, रिएक्शन सेंटर है, वो सिर्फ 680 तक की लाइट एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपने सपोज करिए 690 नैनोमीटर की लाइट दी, फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट ही नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज ही नहीं करेगा, आगे की कहानी चल ही नहीं सकती है। अगर आपने 690 700 नैनोमीटर की लाइट दी तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली जो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं वही एक्टिवेट होंगी। हाँ, अगर आपने 670 की दी तो ये भी एक्टिवेट होगा और ये भी एक्टिवेट होगा, दोनों एक्टिवेट हो जाएंगे। बट अगर 680 से ज्यादा की दी तो सिर्फ ये एक्टिवेट होगा। तभी तो जब 680 से ज्यादा की लाइट देते हैं तो सडनली फोटोसिंथेटिक यील्ड ड्रॉप होती है, क्योंकि इनमें से सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम उस समय काम करता है, लाइट एब्जॉर्ब करके फूड बनवाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करवाएगा। अब समझ में आया? सो फोटोसिंथेटिक यूनिट में रिएक्शन सेंटर हो गया, एसेसरी पिगमेंट्स हो गए। आइए इतना देखते हैं। नाउ यहाँ पे देखिएगा आप, हम आगे बढ़ते हैं। फोटोसिंथेटिक यूनिट, हर फोटोसिंथेटिक यूनिट में एक रिएक्शन सेंटर है जो एक स्पेसिफिक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है। इसका काम है लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करना और फिर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर है। मुझे सोचकर बताइए, अगर ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस नहीं कर रहा, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कोई दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। चलो एनीवेज, सो कौन सा मॉलिक्यूल है सारे मॉलिक्यूल्स में से जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा? रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए। बाकी सब सिर्फ एब्जॉर्ब करके लाइट को और इस रिएक्शन सेंटर तक पहुंचा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट पास ऑन हो। और दूसरा, इस क्लोरोफिल ए को शील्ड भी देते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं। हमने पढ़ा था
इसीलिए शील्ड पिगमेंट्स भी कहते हैं। नाउ ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, यहाँ पर ये एक रिएक्शन सेंटर है, बाकी ये सारे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स हैं जो प्रोटीन्स के साथ जुड़े हुए हैं, जिन्हें एंटीना भी बोल सकते हैं। ये फोटोन ऑफ लाइट आया, इन सब ने उसे रिएक्शन सेंटर पर भेजा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ जिसे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा। फोटो सिस्टम 1 में ये मॉलिक्यूल अलग होगा, फोटो सिस्टम 2 में अलग होगा। क्या होगा हम पढ़ेंगे। नाउ रिएक्शन सेंटर सराउंडेड होगा बहुत सारे लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स या एंटीना मॉलिक्यूल से। इनका भी काम फोटोन ऑफ लाइट को एब्जॉर्ब करके उसे रिएक्शन सेंटर तक पहुंचाना है। यहां से कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होगा, ये एक्साइट नहीं होंगे। पिगमेंट मॉलिक्यूल्स प्रोटीन्स के साथ जुड़कर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो भी दो तरह के होंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। यानी यहां देखिएगा ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये 2 टाइप के हो जाएंगे, 1 एंड 2। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि फोटो सिस्टम 1 में क्या क्या मिलेगा उसकी यूनिट में, तो आप क्या कहोगे? एक ऐसा क्लोरोफिल ए मिलेगा रिएक्शन सेंटर जो 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा, साथ में LHC2 LHC1 मिलेगा। और फोटो सिस्टम 2 में क्या मिलेगा? एक ऐसा रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल जो 680 की वेवलेंथ तक मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कर सकता है, उसके बाद नहीं एब्जॉर्प्शन करेगा, और साथ में LHC2 मिलेगा। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ आइए अब हम इन फोटो सिस्टम्स की बात करते हैं। इन फोटो सिस्टम्स को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज हम आगे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को नहीं समझ पाएंगे। सो मैं यहाँ बात कर रही हूँ फोटो सिस्टम 1 और 2 के डिफरेंसेस की। फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। पहला डिफरेंस तो आप समझ ही गए हो, जान ही गए हो कि फोटो सिस्टम 1 में दोनों में ही एक एक रिएक्शन सेंटर होगा, दोनों में। लेकिन इसका जो रिएक्शन सेंटर वाला क्लोरोफिल ए है वो 700 नैनोमीटर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करेगा, जबकि यहाँ पे 680 में ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेगा। तो इसे ऐसा लिखते हैं P700 P680। तो अगर आपने 680 से ज़्यादा की लाइट दी है तो सिर्फ ये एक्टिवेट होगा, 680 से कम की दी है तो दोनों एक्टिवेट होंगे। नाउ सेकेंड डिफरेंस, ये कहाँ मिलते हैं समझिएगा। हमें पता है, यहाँ देखिए ये क्लोरोप्लास्ट है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है। ये थाइलाकॉइड्स हैं, ये भी मेम्ब्रेनस होते हैं, आप जानते हो, ये थाइलाकॉइड्स हो गए। और थाइलाकॉइड्स की ढेरी या स्टैक को हमने क्या कहा था? ग्रैनम कहा था। तो ये मैं ग्रैनम बना देती हूँ। और इन्हें जो ज्वाइन करते हैं ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, इन्हें हमने क्या कहा था? स्ट्रोमल लैमेली कहा था। याद आ रहा है स्ट्रक्चर आपको? और ये पूरा सब कुछ, ये इसे हमने क्या कहा था? स्ट्रोमा कहा था, स्ट्रोमा। अब ये जो फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं जो लाइट को एब्जॉर्ब करने वाली हैं, हम सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट या ग्रीन लीफ एब्जॉर्ब करेगा। उसमें भी कौन करेगा? मेसोफिल सेल। उसमें भी कौन करेगा? क्लोरोप्लास्ट। उसमें भी कौन करेंगे? ये फोटोसिस्टम्स। ये कहाँ प्रेजेंट है स्टूडेंट्स? ये इस ग्रैना या थाइलाकॉइड और इन स्ट्रोमल लैमेली की मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है। स्ट्रोमा में प्रेजेंट नहीं है, मेम्ब्रेन्स में प्रेजेंट है। कैसे प्रेजेंट है बताती हूँ। मैं इस पोर्शन को यहाँ इनलार्ज करके बना रही हूँ। तो सपोज करिए ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक और थाइलाकॉइड है, ये एक और थाइलाकॉइड है। एंड लेट अस सपोज कि ये एक स्ट्रोमा है, यहाँ पे फिर और थाइलाकॉइड होगा, अभी हम नहीं बना रहे हैं डिटेल। तो यहाँ क्या है बताइए? ये सब क्या है? आप कहोगे मैम ये तो बहुत आसान है, ये स्ट्रोमा है। बिल्कुल सही है, ये स्ट्रोमा है। जो फोटो सिस्टम 1 होता है वो इस एरिया में मिलेगा, इस एरिया में। मतलब इस एरिया का मतलब जो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन का नॉन सप्रेस्ड पार्ट है। देखो इस पोर्शन को देखो ध्यान से, ये मेम्ब्रेन के पार्ट्स आपस में अप्रेस्ड है, सप्रेस्ड है, चिपके हुए हैं। दो थाइलाकॉइड के बीच की इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन है। इस पोर्शन को हम अप्रेस्ड रीजन बोलते हैं, अप्रेस्ड रीजन ऑफ ग्रैना या थाइलाकॉइड। और ये वाला जो पोर्शन है, ये जो डायरेक्ट स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, ये पोर्शन स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है, देख रहे हो आप?
इस पोर्शन को कहते हैं नॉन अप्रेस्ड रीजन, नॉन अप्रेस्ड। जैसे इस डायग्राम में ये जो पूरा पार्ट है ये नॉन अप्रेस्ड है, ये पार्ट, और ये जो पोर्शन है ये वाले मेम्ब्रेन ये अप्रेस्ड है। इतना समझ में आया? सो जो नॉन अप्रेस्ड पोर्शन है वहां पर हमें क्या मिलेगा? वहां पर हमें मिलेगा PS1, फोटो सिस्टम 1 यहां पे। सो ये मिलेगा नॉन अप्रेस्ड पार्ट में, नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड, ऑफ थाइलाकॉइड। और इसके साथ साथ ये सिर्फ यही नहीं, स्ट्रोमा के लैमेली में भी मिलता है, स्ट्रोमल लैमेली, यानी यहां पर भी। तो मैं यहां बनाती हूं सपोज ये PS1 है, फोटो सिस्टम 1, ये PS1 है, और ऐसे यहाँ पर भी PS1 है। ये पिंक कलर से जो मैंने बनाया है, ये पिंक से है PS1। इसका क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल क्या करने वाला है स्टूडेंट? 700 नैनोमीटर तक की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। जबकि जो फोटो सिस्टम 2 है वो यहां मिलता है, इस अप्रेस्ड रीजन्स में मिलेगा, इधर पे, इन एरियाज में, और वो स्ट्रोमा के लैमेली में नहीं मिलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस वाइट पार्ट इज फोटो सिस्टम 2, और ये स्ट्रोमल लैमेली के पोर्शन में मिलेगा ही नहीं, ये सिर्फ थाइलाकॉइड के अप्रेस्ड रीजन में मिलता है। सो अप्रेस्ड रीजन ऑफ थाइलाकॉइड, और स्ट्रोमल लैमेली में नहीं मिलेगा। इतना समझ में आया? कोई आपसे पूछता है बताइए स्ट्रोमा के कांटेक्ट में कौन सा रीजन है, अप्रेस्ड या नॉन अप्रेस्ड? तो अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, नॉन अप्रेस्ड। नॉन अप्रेस्ड को एक्सपोज्ड रीजन बोल सकते हो क्योंकि स्ट्रोमा से एक्सपोज्ड है। अप्रेस्ड को नॉन एक्सपोज्ड रीजन बोलते हैं। इसको क्या बोलते हो? ये जो जगह है, ये खाली जगह है, इसे ल्यूमन बोलते हैं, थाइलाकॉइड का ल्यूमन या ग्राना का ल्यूमन। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये दिस पार्ट स्ट्रोमा नहीं है, ल्यूमन है। ठीक है, चल अब यहां पर देखते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फोटो सिस्टम 1 है वो ग्राना में भी मिलता है, बोथ ग्राना एंड स्ट्रोमा, जबकि जो फोटो सिस्टम 2 है वो सिर्फ ग्राना में मिलेगा, स्ट्रोमा में नहीं मिलेगा। नाउ जो फोटो सिस्टम 1 होता है उसमें क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल ज्यादा होते हैं। एक्चुअली टोटल 200-400 बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं। तो फोटो सिस्टम A1 जो है इसमें क्लोरोफिल ए के ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू बी, जबकि यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्ट बराबर होते हैं। ऑफ कोर्स इनके अलावा कैरोटेनॉइड्स भी होंगे। अभी आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा, अभी सिर्फ याद करना पड़ेगा। हम पढ़ेंगे जब ATP बनानी है, ATP बनाने को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। सनलाइट की हेल्प से बनने वाली है तो फोटो फॉस्फोराइलेशन। वो दो तरह का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। दोनों तरह का फोटो फॉस्फोराइलेशन में PS1 पार्टिसिपेट करता है, यानी बोथ साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक में ये पार्टिसिपेट करेगा, जबकि फोटो सिस्टम 2 सिर्फ और सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। अब इसको याद करने का तरीका बताती हूँ आपको। देखो, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा कैसे याद करोगे? अगर आपके क्लास में ज़्यादा नंबर आते हैं, एक बच्चे के 700 मार्क्स आए, एक बच्चे के 680 मार्क्स आए आउट ऑफ 800 मान लीजिए, तो आप क्या कहोगे? फर्स्ट कौन आया है? जिसके ज़्यादा नंबर आए हैं, यानी 700। तो फर्स्ट वाला 700, सेकेंड वाला 680। नाउ दूसरा, जो टॉपर है उसे 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक ग्राना एक स्ट्रोमा। तो इन दोनों में से किस बच्चे को दोनों सब्जेक्ट्स लेने की चॉइस मिलेगी और किसको बोला जाएगा नहीं भैया तुम तो सेकंड आए हो, तुम एक ही सब्जेक्ट लो? जो फर्स्ट आया है। तो फर्स्ट वाला दोनों जगह होता है, दोनों सब्जेक्ट्स लेता है, ग्राना और स्ट्रोमा, जबकि सेकंड वाला सिर्फ ग्राना में होगा। जो दोनों सब्जेक्ट्स ले रहा है वो दोनों तरह के फॉस्फोराइलेशन करेगा, जो एक सब्जेक्ट ले रहा है वो एक तरह का फॉस्फोराइलेशन करेगा। इतना समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। और ये फर्स्ट आया है तो इसमें क्लोरोफिल ए ज्यादा है, ये सेकंड आया है इसमें बी के बराबर है। सो यहां देखिए, फोटो सिस्टम 1 में रिएक्शन सेंटर P700 है, यानी मैक्सिमम पीक जो है क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर की वो 700 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट पर होगी।
ये आउटर पार्ट, एक्सपोज्ड पार्ट या जो सप्रेस नहीं है, नॉन एप्रेस पार्ट ऑफ थाइलाकॉइड में मिलता है, ग्रैना और स्ट्रोमा लैमेली दोनों में मिलेगा। क्लोरोफिल ए कंपैरेटिवली ज्यादा है, इसीलिए लाइट ग्रीन कलर का है ये। साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों फोटोफॉस्फोराइलेशन में ये हेल्प करता है। अब यहां समझिए नेक्स्ट पॉइंट। स्टूडेंट्स, हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में, इधर देखिएगा, फोटोसिंथेसिस में वाटर की स्प्लिटिंग होती है, H2O टूटता है और उसी से ऑक्सीजन रिलीज होती है। हमने अच्छे से पढ़ा है कि नील ने बता दिया था, वॉन नील ने, कि जो ऑक्सीजन है वो CO2 से नहीं आती, वाटर से आती है। यानी वाटर का ब्रेकिंग होगी, स्प्लिटिंग होगी। वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है यानी लाइसिस हो रहा है, लाइट की हेल्प से, यानी फोटोलाइसिस हो रहा है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर को करने के लिए जो भी सामान चाहिए, जो भी सामग्री चाहिए, वो यहां होती है, यहां नहीं होती है। तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जो है या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब फोटो सिस्टम 2 एक्टिवेट हो। अगर मान लीजिए आपने 690 नैनोमीटर की लाइट दी है, ये एक्टिवेट ही नहीं होगा, वाटर का फोटोलाइसिस ही नहीं हो सकता। और अगर वाटर का फोटोलाइसिस नहीं होगा तो ऑक्सीजन का रिलीज भी नहीं हो सकता। यानी कि PS2 में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर और ऑक्सीजन रिलीज करवाने की क्षमता है, जबकि ये एब्सेंट है फोटोसिस्टम 1 में। एक्चुअली क्यों? क्योंकि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में हम पढ़ेंगे मैंगनीज आयन चाहिए होते हैं, क्लोराइड आयन चाहिए, कैल्शियम आयन चाहिए। ये सब एक यूनिट बनाते हैं जो इसके साथ जुड़ी होती है, जिसे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो यानी फोटोसिस्टम 2 में हमें क्या क्या मिल जाएगा? मैंगनीज आयन मिलेंगे, हमें कैल्शियम आयंस मिलेंगे, हमें क्लोराइड आयंस मिलेंगे, जो सब जरूरी है फोटोलाइसिस के लिए, वो सब कुछ मिलेगा। प्लस वाटर स्प्लिटिंग वाला एंजाइम भी मिलेगा। ये सब कुछ यहाँ नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक कंपाउंड मिलता है जिसे बोलते हैं आयरन सल्फर प्रोटीन्स। वो फोटोसिस्टम 2 में नहीं मिलते, वो यहां मिलते हैं। थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। सो नॉट एसोसिएटेड विद फोटोलिसिस ऑफ वाटर, देयर विल बी नो ऑक्सीजन रिलीज एसोसिएटेड विद दिस फोटोसिस्टम। अब हम समझेंगे आगे जाकर। यहां देखिएगा कि यहां पर वाटर टूट रहा है, इसकी हेल्प से टूटेगा। वाटर ब्रेक होगा, मतलब वाटर में से हाइड्रोजन अलग निकल गया और ऑक्सीजन अलग निकल गया। और हाइड्रोजन के एडिशन को रिडक्शन बोलते हैं और हाइड्रोजन के रिमूवल को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। यानी वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ तो वाटर क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। तो इसका नेचर कैसा है? ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाला फोटोसिस्टम है, क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये वाटर का ऑक्सीडेशन करवा देगा, राइट? और वो जो हाइड्रोजन है उसे NADP पिक करता है, उसमें हेल्प करता है फोटोसिस्टम 1, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो NADP हाइड्रोजन को पिक कर रहा है, रिसीव कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि वो रिड्यूस हो रहा है। तो फोटोसिस्टम 1 का नेचर कैसा हो गया स्टूडेंट? 7 नंबर का पॉइंट लिखती हूं, रिड्यूसिंग नेचर हो गया, क्योंकि वो किसे रिड्यूस करेगा? NADP को, और इसे कन्वर्ट कर देगा NADPH प्लस H प्लस आयन में। तो यहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। यहाँ पर NADP का रिडक्शन हो रहा है, यानी इसका रिड्यूसिंग नेचर है। आइए यहाँ देखते हैं। सो दिस इज ऑफ रिड्यूसिंग नेचर। धीरे धीरे जब हम पढ़ेंगे कैसे होता है ये सब, तो और अच्छे से क्लियर होगा। नाउ फोटोसिस्टम 2, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन पीक मैक्सिमा 680 वेवलेंथ पर होती है, NM वेवलेंथ, नैनोमीटर। ये इनर रीजन में है या अप्रेस्ड रीजन में है, सिर्फ ग्रैना में मिलेगा। सेकंड आ रहा है ना, एक ही सब्जेक्ट चूज करने को मिलेगा, स्ट्रोमा में नहीं मिलेगा। क्लोरोफिल ए और बी मॉलिक्यूल्स बराबर हैं, डार्क ग्रीन कलर का होगा, और यहाँ सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में इसका पार्टिसिपेशन होगा। यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, यानी वाटर ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीजन रिलीज होगा। यानी कि इसका नेचर कैसा है? ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर रहा है, यानी ऑक्सीडाइजिंग नेचर है। PS1 NADP को रिड्यूस कर रहा है, यानी रिड्यूसिंग नेचर का है। यहाँ पर हमें मैंगनीज आयन मिलेंगे, क्लोराइड आयंस मिलेंगे, कैल्शियम आयंस मिलेंगे, वाटर ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम्स मिलेंगे, क्योंकि ये सब फोटोलाइसिस ऑफ वाटर से रिलेटेड है। यहाँ पर क्विनॉन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट, जबकि फोटोसिस्टम 1 में हमें आयरन सल्फर प्रोटीन मिलता है। तो मैं यहाँ लिखती हूँ, यहाँ पर हमें क्विनॉन भी मिलेगा। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं ये सब, वी विल टॉक अबाउट देम, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट फोटोसिस्टम 1 and 2. नाउ वी विल टॉक अबाउट
mechanism of photosynthesis. But before that, just have a look on this. तो स्टूडेंट्स, हमें ये समझ में आया कि एक्चुअली कहाँ फोटोसिंथेसिस होने वाला है क्लोरोप्लास्ट के अंदर. हमने देखा कि लाइट कौन एब्जॉर्ब करने वाला है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, स्ट्रोमा वाला पार्ट नहीं. और उस मेम्ब्रेनस पार्ट में भी हमें समझ में आया है कि ग्रैना की मेम्ब्रेन है और स्ट्रोमा लैमेली की मेम्ब्रेन है, और दोनों में ही फोटोसिंथेटिक यूनिट्स हैं या फोटोसिस्टम्स हैं. लेकिन स्ट्रोमा में सिर्फ फोटोसिस्टम 1 है और ग्रैना में फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों हैं. राइट? ग्रैना में दोनों टाइप के यूनिट्स हैं, जबकि स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ और सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है. अब कैसे होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस में बेसिकली क्या हो रहा है, वाटर से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इस प्रोसेस में ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यानी वाटर ऑक्सीडाइज हो रहा है, और उस हाइड्रोजन को हम फाइनली कहाँ पहुंचाएंगे? ऑफ कोर्स NADPH के थ्रू कहाँ पहुंचाएंगे? CO2 के पास. तभी तो वो CO2 C6H12O6 H आ गया उस पे, यानी CO2 में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, यानी CO2 क्या हो रही है? रिड्यूस हो रही है. तो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है, जहाँ वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, और CO2 का रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन एक्सेप्ट हो रहा है. आइए देखते हैं. फोटोसिंथेसिस एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है वाटर और CO2 के बीच में, यही इसके रॉ मटेरियल है. वाटर ऑक्सीडाइज होगा, CO2 रिड्यूस होगा. ये 2 स्टेप्स में होता है. आइए समझते हैं. पहला स्टेप है स्टूडेंट्स लाइट रिएक्शन, और दूसरा स्टेप होगा डार्क रिएक्शन. जैसा हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में बात की थी, लाइट रिएक्शन जो है वो मेम्ब्रेनस पार्ट में होती है, यानी ग्रैना एंड स्ट्रोमल जो लैमेली है या मेम्ब्रेन है वहां पर होगी. क्या क्या होगा लाइट रिएक्शन में? लाइट रिएक्शन में ग्रैना में जो फोटोसिस्टम 1 और 2 दोनों प्रेजेंट है, स्ट्रोमल लैमेली में जो फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट है, वो सन की लाइट को, फोटॉन्स को एब्जॉर्ब करेगा, यानी लाइट का एब्जॉर्प्शन होगा. सारे एसेसरी पिगमेंट मॉलिक्यूल्स उस लाइट को किसे दे देंगे? रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए को. वो क्लोरोफिल ए जो रिएक्शन सेंटर है वो एक्टिवेट होगा, एक्टिवेशन ऑफ रिएक्शन सेंटर, यानी उसमें से इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और इस इलेक्ट्रॉन को फिर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर जो है वो एक्सेप्ट कर लेगा, जिसे हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर बोलेंगे. ठीक है? और ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हुआ, फिर ये किसी, अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, जैसे सपोज ये क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ये एक्टिवेट हुआ, फोटोलाइसिस लाइट आई इस पर, फोटॉन्स आए सब जगह से, ये एक्साइट हुआ, इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, इलेक्ट्रॉन ये एक्टिवेट हो गया है, हाईली चार्ज हो गया है, अपने इलेक्ट्रॉन शेल को छोड़कर हायर स्टेट में गया. लेकिन हर चीज की टेंडेंसी होती है कभी ना कभी ठंडा होकर वापस अपनी नेचुरल स्टेट में आने की. तो ये इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा अपनी वापस स्टेट में आने के लिए. तो ये इलेक्ट्रॉन अलग अलग मॉलिक्यूल्स को दिया जाएगा और फाइनली ये अपनी शेल में वापस आ जाएगा घूम फिर के. और इस दौरान जब ये आ रहा है तो ये धीरे धीरे जो एनर्जी को लेकर, लाइट की एनर्जी को लेकर एक्साइट हुआ था, जैसे जैसे ये लोअर डाउन होता जाएगा वो एनर्जी रिलीज होगी जो एटीपी के फॉर्म में ट्रैप कर ली जाएगी. यानी कि यहाँ पर एटीपी सिंथेसिस होगा. पर कैसे, क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा या ट्रांसपोर्ट होगा, और इलेक्ट्रॉन का जब ट्रांसपोर्ट होगा तो उसके कारण से एटीपी फॉर्मेशन होगा. एटीपी कैसे बनती है? एडीपी में फॉस्फेट जोड़ते हैं, हम उसे क्या कहते हैं? फॉस्फोराइलेशन. और यहाँ लाइट के कारण हो रहा है जो एनर्जी है तो फोटोफॉस्फोराइलेशन. सिंपल सा मतलब है एटीपी का फॉर्मेशन. हल्का हल्का समझ आ रहा है और क्लियर होता जाएगा. तो सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब हुआ, यानी लाइट होनी चाहिए, धूप में होगा, ये सनलाइट में होगा. रिएक्शन सेंटर तक सब लाइट पहुंची, वो एक्साइट हुआ, एक्टिवेट हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज करा, उसे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन
एक्सेप्टर ने पकड़ा, उसने इस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट कराया, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आएंगे, जैसे याद है आपको माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन में भी हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ी थी, कुछ वैसा ही रिडॉक्स पोटेंशियल के अकॉर्डिंग ये सारे मॉलिक्यूल्स होंगे और इस तरह से वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता जाएगा और इसके कारण जो एनर्जी रिलीज होगी, कैसे हम पढ़ेंगे, उससे एटीपी का साइमल्टेनियसली फॉर्मेशन होता जाएगा। सिर्फ एटीपी का ही फॉर्मेशन नहीं होता बल्कि NADPH प्लस H प्लस भी फॉर्म होंगे। हम पढ़ेंगे कैसे, क्योंकि इसी दौरान वाटर भी स्प्लिट होगा इसी दौरान। तो मैं यहाँ F नंबर में यहाँ लिख देती हूँ F, वाटर की स्प्लिटिंग होगी या फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, और वाटर जब स्प्लिट होगा तो O2 का रिलीज होगा, राइट, और वो प्रोटॉन्स जो हैं वो फिर ये एक्सेप्ट करेगा। तो ये सब कुछ डायरेक्ट लाइट के कंट्रोल में हो रहा है, ये सब कुछ ग्राना, स्ट्रोमा, लैमेली में जो फोटो सिस्टम्स हैं वो कर रहे हैं। अभी तक स्ट्रोमा इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। अब आप देखिए, क्या कहीं पे खाना बना? अभी तक खाना बना ही नहीं है। तो ये जो रिएक्शन है यहाँ पर लाइट के डायरेक्ट टच में हो रही है ये, और यहाँ पर कुछ केमिकल्स बन रहे हैं जैसे ATP, NADPH, तो इसे कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। और ये नया वर्ड है जो न्यू NCERT अपडेट के अंदर ऐड किया गया है। लाइट रिएक्शन का ब्रैकेट में लिख दिया उन्होंने फोटोकेमिकल रिएक्शन। ये सब रॉबर्ट हिल ने बताया था, तो इन्हें हिल रिएक्शंस भी कहते हैं, हिल रिएक्शंस। अब ये जो ATP, वाटर तो स्प्लिट हो गया, ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ये ऑक्सीजन क्लोरोप्लास्ट से बाहर चली जाएगी और वो जो स्टोमेटा होते हैं उनके थ्रू एयर में चली जाएगी, एटमॉस्फेयर में। पर जो NADPH और ATP बना है, अब ये सब कहाँ बन रहा है स्टूडेंट्स? ये सब मेम्ब्रेन्स के अंदर बन रहा है। ये अब स्ट्रोमा में जाएंगे, हमें पता है पास में स्ट्रोमा है, तो ये ATP और ये NADPH, ATP और NADPH ये पहुंचे स्ट्रोमा में, और स्ट्रोमा में बहुत सारे एंजाइम्स भी हैं जो CO2 को फिक्स करने में मदद करेंगे स्ट्रोमा में। तो डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है स्टूडेंट? स्ट्रोमा के अंदर। लाइट रिएक्शन कहाँ हो रही है? ग्राना और स्ट्रोमा के लैमेली में हो रही है, मेम्ब्रेनस पार्ट में हो रही है। ATP और NADPH को यूज कर CO2 साथ में वाटर का भी यूज करेंगे, उन्हें फिक्स किया जाएगा। फिक्स मतलब ये जो NADPH है प्लस H प्लस, राइट, NADPH प्लस H प्लस, इसका हाइड्रोजन किसे दिया जाएगा? CO2 को, ताकि क्या बन जाए? कार्बोहाइड्रेट बन जाए। और उस कार्बोहाइड्रेट के बनने के लिए जब वो बॉन्ड्स बन रहे होंगे तो उन बॉन्ड्स के अंदर ही तो एनर्जी हमें भरनी है, ताकि जब हम खाना खाएं और डाइजेशन हो, वो बॉन्ड्स टूटे तो हमें एनर्जी मिले। वो एनर्जी कहां से जाती है? इस ATP से जाती है। तो ATP और NADPH2 बने कहां पर है? मेम्ब्रेनस पार्ट में। कहां पहुंच जाएंगे फिर? स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में उनकी मदद करेंगे, स्ट्रोमा में पहले से ही तैयार एंजाइम्स, साथ में CO2 एटमॉस्फेयर से, स्टोमेटा से होता हुआ क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर आ जाएगा, वाटर जाइलम से होकर क्लोरोप्लास्ट के अंदर आ जाएगा, स्ट्रोमा में आ जाएगा। H2O और CO2, ATP और NADPH2 प्लस एंजाइम्स की मदद से किस में कन्वर्ट होंगे? फूड में। तो इसके बाद फूड सिंथेसिस हो जाएगा, जो शुगर के फॉर्म में होता है, और अब हम जानते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में होता है, और फिर स्टार्च के फॉर्म में वो स्टोर होता है। इतना समझ में आया? ये सब कुछ होगा डार्क रिएक्शन में। तो मैं आपसे पूछती हूँ, मान लीजिए कोई पेड़ है जिसे हम सनलाइट दे ही नहीं, आप बोलोगे मुझे लाइट रिएक्शन नहीं करानी, मुझे तो सिर्फ डार्क रिएक्शन करानी है, और आप उसको सालों तक, दिनों तक डार्क में रख दो, क्या ये रिएक्शन होगी? बताइए। नहीं। क्यों नहीं होगी? क्योंकि भाई ये रिएक्शन होने के लिए ये दो चीजें चाहिए, और ये कैसे बन रही हैं? ये तो लाइट में बन रही हैं। तो इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन भी तो लाइट रिएक्शन पर ही डिपेंडेंट है, बट इनडायरेक्टली, इसीलिए नाम डार्क रिएक्शन दे दिया। तो क्लियरली NCERT में लिखा है, ये मत समझिए कि डार्क रिएक्शन का मतलब वो अंधेरे में ही होगी, वो लाइट पे डिपेंडेंट है बट इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, या आप ये कहिए कि वो लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट्स पर डिपेंडेंट है। इट शुड बी वेरी वेरी क्लियर।
राइट। सो डार्क रिएक्शन जो है, क्योंकि उसमें CO2 फिक्स होगी, CO2 रिड्यूस होगी, CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा, CO2 से शुगर बनेगी, इसीलिए इसे अब नई NCERT में कार्बन रिएक्शंस भी लिख दिया है। जैसे कि लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन लिखा है, वैसे ही डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शंस लिखा है। इतना समझ में आया? नाउ मैं आपसे पूछती हूं कि जो फूड बन रहा है, फूड बनने के लिए जो पावर है वो कहां से आ रही है? खाना बनने के लिए ATP और NADPH। सो ये जो ATP और NADPH2 है, क्या मैं इन्हें एसिमिलेटरी पावर कह सकती हूँ? क्योंकि यही फूड में एसिमिलेट होने वाली है, तभी तो कार्बोहाइड्रेट बनेगा और उनके बॉन्ड्स में वो एनर्जी आएगी। यानी कि लाइट रिएक्शन को हम और क्या कह सकते हैं? फेज ऑफ एसिमिलेटरी पावर जनरेशन, राइट। सो यहां पर क्या जनरेट हो रही है? एसिमिलेटरी पावर्स। मैं यहां लिखती हूं ATP और NADPH, मतलब एसिमिलेटरी पावर्स। तो लाइट रिएक्शन में क्या होगा? पहला स्टेप, लाइट एब्जॉर्ब होगी और लाइट पहुंचाई जाएगी सारी की सारी रिएक्शन सेंटर पर, और वो एक्टिवेट होगा और वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इस पोर्शन में, इन दो स्टेप्स में क्या कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है? नहीं, ये फिजिकल रिएक्शन है। लाइट एब्जॉर्ब हुई, ट्रांसफर हुई, वो एक्टिवेट हो गया। इस पार्ट को हम कहते हैं फोटोकेमिकल फेज, सॉरी फोटोफिजिकल फेज। और डिटेल में बात करनी है तो वैसे तो पूरे को ही फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं, बट और थोड़ा उसको पार्ट्स में डिफरेंशिएट करना है। तो ये पहला हिस्सा हो गया फोटोफिजिकल का, और जैसे ही अब ये केमिकल चेंजेस आना शुरू हुए, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, फिर NADPH का रिडक्शन होगा, साथ में स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीजन का रिलीज होगा, ये सब कुछ पूरा का पूरा एक्चुअली क्या है? फोटोकेमिकल पार्ट, फोटोकेमिकल फेज। क्लियर? चलिए इतना देखते हैं, फिर हम इन सब को डिटेल में समझेंगे कि ये सब कुछ कैसे होगा। सो दो स्टेप्स हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को फोटोकेमिकल रिएक्शन बोलते हैं, डार्क रिएक्शन को कार्बन रिएक्शन बोलते हैं। न्यू NCERT का अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नाउ लाइट रिएक्शन को और क्या क्या कहेंगे? प्राइमरी फोटोकेमिकल रिएक्शन, नंबर 2 हिल रिएक्शन, नंबर 3 यहां पर एसिमिलेटरी पावर्स जनरेट हो रही हैं, फॉर्म हो रही हैं। और एसिमिलेटरी पावर्स क्या है? अब हम जानते हैं ATP एंड NADPH प्लस H+ आयंस। ये H+ ऊपर आएगा। नाउ ये इन्हें लाइट रिएक्शन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके लिए डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट चाहिए, इसीलिए हम इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और ये कहां पर होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। बट क्लोरोप्लास्ट में कहां पे? जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, यानी ग्रैना एंड स्ट्रोमा लैमेली में, स्ट्रोमा में नहीं होगा। नाउ लाइट रिएक्शन में दो पार्ट्स हैं। पहला फोटोफिजिकल फेज होगा, जहां पर लाइट एब्जॉर्ब होगी और फिर लाइट ट्रांसफर होगी सभी एसेसरी पिगमेंट से, एंटीने मॉलिक्यूल से रिएक्शन सेंटर पर, और फिर वो रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A मॉलिक्यूल एक्टिवेट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट टू रिलीज इलेक्ट्रॉन। सेकेंड फेज होगा जहां पर वाटर की स्प्लिटिंग होगी, और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर लाइट के कारण, और ऑक्सीजन रिलीज होगा। उसके बाद वो जो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल A रिएक्शन सेंटर ने रिलीज किया है वो ट्रांसपोर्ट होगा, और इस दौरान ATP और NADPH प्लस H+ आयंस का, यानी एसिमिलेटरी पावर का फॉर्मेशन होगा। राइट? इज इट क्लियर? डार्क रिएक्शन को हम बाद में पढ़ेंगे कि डार्क रिएक्शन को एक्चुअली डार्क क्यों कहते हैं। वहां भी लाइट की जरूरत है, पर इनडायरेक्ट लाइट की जरूरत है। जो लाइट रिएक्शंस के एंड में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एसिमिलेटरी पावर्स बन रही हैं, उनका यूज कर कर ही डार्क रिएक्शन में CO2 को फिक्स करके फूड बनाया जा सकता है। तो अब हमको ये सब कुछ समझना है कि ये सब कैसे होता है। आप एक बार इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब स्टूडेंट्स, इस लाइट रिएक्शन को समझने के लिए कैसे ये फोटोफॉस्फोराइलेशन होगा, कैसे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, कैसे उससे फिर फोटोफॉस्फोराइलेशन मतलब ATP बनेगी, कैसे NADP रिड्यूस किया जाएगा, ये सब दो मैकेनिज्म से होता है एक्चुअली। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और नॉन साइक्लिक। हम जानते हैं साइक्लिक जो है
जो फोटो सिस्टम 1 है वो दोनों में पार्टिसिपेट करेगा, साइक्लिक नॉन साइक्लिक, और फोटो सिस्टम 2 सिर्फ नॉन साइक्लिक। यानी नॉन साइक्लिक में 1 और 2 दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, साइक्लिक में सिर्फ 1 पार्टिसिपेट कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये सब कुछ हमें पता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो रहा है जो मेम्ब्रेनस पार्ट है, पर बैक्टीरिया में कहाँ होगा? बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोट है, उसमें तो क्लोरोप्लास्ट होगा ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते ही नहीं है, ना माइटोकॉन्ड्रिया ना क्लोरोप्लास्ट, तो वहाँ कहाँ होता है ये? ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सब कुछ बैक्टीरिया के अंदर जितनी भी लाइट रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं वो उसकी सेल मेम्ब्रेन में होगा, और वहाँ पर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम होता है, तो हम 1 या 2 नहीं कहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट छोटा सा पॉइंट है। मैं आज की क्लास में साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन नहीं कवर करूंगी, और उसी से जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, तो मैं उसे भी अभी नहीं टच कर रही हूँ क्योंकि वो एक सेपरेट टॉपिक है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, वरना आपकी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आप बोर होके भाग जाओगे। तो आज पहले हम पढ़ते हैं कि ये स्प्लिटिंग ऑफ वाटर का क्या मतलब है और ये कैसे होती है, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपको बहुत अच्छे से बाकी सारी लाइट रिएक्शन जो है वो समझ आ जाए। सो मैं इसे अच्छे से रब कर देती हूँ ना। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, वाटर की स्प्लिटिंग, यानी स्प्लिटिंग मतलब टूटना, यानी लाइसिस, और लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। ये PS2 से रिलेटेड है, सिर्फ PS2 ऐसा करवा सकता है। जब भी PS2 एक्टिवेटेड होगा तो ही ये होगा, वरना नहीं होगा। इसका क्या मतलब है और ऐसा क्यों है? एक्चुअली सपोज करिए कि ये एक थाइलाकॉइड है, ये एक थाइलाकॉइड है, एक बनाया है मैंने, ऐसे एक और होगा, ग्राना होंगे, मैं बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ स्ट्रोमा लैमेली होंगी। स्ट्रोमा लैमेली तो मैं बना ही नहीं रही क्योंकि उसमें तो PS2 होता ही नहीं है, PS2 तो सिर्फ ग्राना वाले एरिया में होता है, और वो भी जो अप्रेस्ड पार्ट है, यहाँ पर दूसरा वाला होगा ना सेकेंड, यहाँ उसकी मेम्ब्रेन होगी ऐसे, तो इस पोर्शन में होता है। PS1 यहाँ होते हैं, ये पूरा स्ट्रोमा होगा, यहाँ पे सब जगह स्ट्रोमा है, यहाँ पर ल्यूमन है, राइट। ये पूरी क्या है? थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन कह लीजिए या ग्राना की मेम्ब्रेन, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां पे मान लो ये एक PS2 है। अब आप जानते हो PS2 का क्या मतलब है, कैसा होगा ये मेम्ब्रेन है स्टूडेंट्स। मेम्ब्रेन मतलब वही लिपिड की बाइलेयर होगी, ऐसे जैसे होती है लिपिड की बाइलेयर। इसके बीच में ये एक यूनिट है, इस यूनिट में एक क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल होगा जो P680 नैनोमीटर तक की ही वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर सकता है लाइट को, उससे ज़्यादा की दोगे तो नहीं एक्टिवेट होगा। और बहुत सारे एसेसरी पिगमेंट्स होंगे, कैरोटेनॉइड्स, क्लोरोफिल बी, ये सब होंगे जिन्हें हम लाइट हार्वेस्टिंग पिगमेंट्स कहेंगे, और ये प्रोटीन के साथ जुड़े होंगे जो हम पढ़ चुके हैं। ये सब कुछ यहाँ पर होगा। इसके साथ PS2 के साथ जुड़ा रहता है एक कॉम्प्लेक्स ल्यूमन की तरफ, इस तरफ, जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। मैं यहां लिखती हूं ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। नाम से ही समझ आता है ऐसा कॉम्प्लेक्स जो ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाएगा, और अगर ऑक्सीजन को इवॉल्व करवाएगा तो मैं इसे वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकती हूं। इस कॉम्प्लेक्स में क्या है? बेसिकली कुछ प्रोटीन्स हैं, साथ में वाटर के ब्रेकिंग के लिए जरूरी होता है मैंगनीज, वो मिलेगा, मैंगनीज आयंस, क्लोराइड आयंस, कैल्शियम आयंस, ये सब मिलेंगे। और वाटर को तोड़ने के लिए जो भी एंजाइम चाहिए वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा, वाटर स्प्लिटिंग एंजाइम, ये सब मिलेंगे। और ये सिर्फ PS2 से एसोसिएटेड होता है, फोटोसिस्टम 1 के साथ ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नहीं मिलेगा। तो पानी, रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर, जाइलम से होता हुआ वो ग्रीन पार्ट्स में पहुंचा, ग्रीन लीफ में पहुंचा, वो जो जाइलम है उसके पास में ही हमें पता है मीसोफिल सेल है, वहां पानी चला गया, मीसोफिल सेल के अंदर वो क्लोरोप्लास्ट में आ गया, क्लोरोप्लास्ट के बाद वो वाटर जब यहाँ आया, इधर ल्यूमन पार्ट में वाटर आया, तो अब वो वाटर को तोड़ा जाएगा। कैसे तोड़ा जाएगा वो वाटर को? ये वाटर में ब्रेक करके दिखाती हूँ आपको, समझना कैसे वाटर ब्रेक होगा। सपोज करिए कि मैंने 4 वाटर मॉलिक्यूल्स लिए, तो
तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर गए, इन सब ने मदद करी उसे ब्रेक करने के लिए, तो 4OH प्लस 4H में वो टूट जाएगा, राइट? कितने प्रोटॉन्स मिल गए? 4। कितने OH मिल गए? 4। अब ये जो 4OH नेगेटिव है ये और ब्रेक हो सकता है अभी, जब इधर ही हो रहा है, जब ये और ब्रेक होगा तो क्या मिलेगा हमें? 4 तो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, जो इसका नेगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होगा और साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। यानी कि अगर 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो हमें 4 प्रोटॉन्स मिल रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल हमें ऑक्सीजन का मिल रहा है और साथ में हमें 2 वाटर वापस मिल रहे हैं, 2 वाटर वापस मिल रहे हैं। तो अगर मुझे इन दोनों इक्वेशंस को समराइज करना है, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई मेरे को तो 4 प्रोटॉन चाहिए, या मुझे 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या मुझे 1 वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, तो मुझे कितने वाटर तोड़ने पड़ेंगे? तो वैसे तो आंसर क्या है? 4 वाटर, लेकिन उसमें से 2 आपको वापस मिल रहे हैं, तो नेट कितना वाटर ब्रेक हो रहा है? 2। इसीलिए कई बार ये रिएक्शन ऐसे लिखी रहती है। आया समझ में? फाइनल रिएक्शन एक्चुअली 4 वाटर से 4OH और 4H प्लस मिलेंगे। ये 4OH जब और ब्रेक होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और 2 H2O मिलेंगे। 4 पानी मॉलिक्यूल्स तोड़े थे जिसमें से 2 वापस मिल गए, यानी नेट कितने यूज हुए? 2। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन निकलता है। तभी तो जब हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन लिखते हैं तो 12 वाटर मॉलिक्यूल्स लिखते हैं एक तरफ, और प्रोडक्ट में हमें 6 वाटर मॉलिक्यूल वापस मिल जाते हैं और हमें क्या मिलता है? 6 ऑक्सीजन। तो 2 वाटर मॉलिक्यूल से 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है, यानी कि 12 वाटर मॉलिक्यूल से 6 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। कोई आपसे पूछे 1 वाटर मॉलिक्यूल से कितना ऑक्सीजन मिलेगा, तो 1 वाटर मॉलिक्यूल से 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ O2, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा, आप कह सकते हो एक ऑक्सीजन का एटम मिलेगा, नेसेंट ऑक्सीजन। क्लियर? तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरह से लिखा होगा, कुल मिलाकर बात एक ही, आपको तो फंडा समझ में आना चाहिए। एक वाटर मॉलिक्यूल टूटता है तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 प्रोटॉन और आधा वाटर का मॉलिक्यूल या एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल या एक ऑक्सीजन का एटम मिलता है। 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और पूरा का पूरा 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलता है। और फिर ये ऑक्सीजन ये कहाँ निकलेगा? यहाँ देखिए, अब मैं इस रिएक्शन को लिखती हूँ, ये ल्यूमन लिख देती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे। सो यहाँ पर 4, हम 4 से स्टार्ट करते हैं। 4 वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हुए तो हमें 4 से 4 प्रोटॉन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिला, प्लस 2 वाटर भी मिले, तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2। 4 तोड़े, 2 वापस मिल गए, तो मैं यहाँ नेट 2 लिखती हूँ। सो 2 वाटर से हमें 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल मिलता है। ये ऑक्सीजन इस ल्यूमन से बाहर निकलता है, क्लोरोप्लास्ट से बाहर निकलता है और उसके बाद मीजोफिल सेल से बाहर निकलेगा और वो स्टोमेटा के थ्रू एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, राइट? दिस इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर एसोसिएटेड ओनली विद PS2। इसकी कहानी ओवर, ऑक्सीजन का रिलीज हो गया। लेकिन ये प्रोटॉन, ये इलेक्ट्रॉन अभी बच गए हैं, इनका क्या होगा, कैसे ATP बनेगी, कैसे NADP रिड्यूस होगा, वो सब अभी हमें पढ़ना बचा है। आइए यहाँ पर हम देखते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर या स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। सो मैं इसको सबको अभी एस्केप कर रही हूँ, मैंने इन्हें टच भी नहीं किया है, मैं सीधे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर पर आती हूँ। ये जो क्वेश्चन है कि PS2, देखो समझना, यहाँ देखिए, हमने अभी पढ़ा था कि जब लाइट आएगी यहाँ के PS2 के पिगमेंट मॉलिक्यूल्स लाइट एब्जॉर्ब करेंगे, रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल A P680 के पास भेजेंगे लाइट के फोटॉन्स, वो एक्साइट होगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन
बाहर निकालेगा। और स्टूडेंट्स PS1 में तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन घूम फिर के ना वापस PS1 के वही शेल में आ जाता है, क्लोरोफिल ए के पास, जहां से निकला था वहीं वापस आ जाता है, इसीलिए उसको साइक्लिक बोलेंगे, अपन पढ़ेंगे। यहाँ पर ऐसा नहीं होता, यहाँ वो वापस नहीं आता। तो अगर वो वापस नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन का तो लगातार लॉस होता जाएगा। तो फिर वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं, ये वाटर की स्प्लिटिंग से। PS1 में, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, PS1 में वो इलेक्ट्रॉन जो रिएक्शन सेंटर से निकलता है वो घूम फिर के वापस आ जाता है चक्कर काट के। PS2 वाला इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है। कैसे, हम पढ़ेंगे तब बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा। तो आखिर जो इलेक्ट्रॉन निकला, मान लो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तो उसकी पूर्ति कैसे होगी, खामियाजा ना कैसे भरा जाएगा, ये वाटर की स्प्लिटिंग से आ जाते हैं यहाँ पे। सो ये NCERT की लाइन है कि आखिर कैसे PS2 में लगातार इलेक्ट्रॉन की सप्लाई कैसे बनी रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसका वापस तो आता नहीं है, घर से जाने के बाद लड़का घर वापस नहीं आता। कैसे आता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर से। The electrons that were moved from PS2 should be replaced because they don't come back again. This is achieved by electrons available due to splitting of water. Direct question है. Now, splitting of water is associated only with PS2. Water is split into proton plus electron plus nascent oxygen. ये क्यों लिखा है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाटर मतलब यहाँ पर ये 1 वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं। 1 से हमें क्या मिलेगा, 1 से हमें 2 से हमें 4 मिले थे, तो 1 से हमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन और हाफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहिए या 1 ऑक्सीजन का एटम कहिए, वो मिलेगा। This creates oxygen, which is one of the byproduct of photosynthesis. Electrons needed to replace those removed from photosystem 1 are provided by photosystem 2. ये हम पढ़ेंगे। 1 से जो लॉस होते हैं, उन जो 2 से लॉस होते हैं ना, वो वाले वापस नहीं आते, वो 1 के पास चले जाते हैं, और फिर 1 वाले फिर आ जाते हैं घूम के। वो हम पढ़ेंगे सब, अभी उसको छोड़ दो, आप भूल जाओ, इस लाइन को ही भूल जाओ। आप तो बस इतना ध्यान रखो कि 1 वाले तो घूम फिर के अपने पास फिर से आ जाते हैं क्लोरोफिल ए पे, 2 वाले घूम फिर के वापस नहीं आते, वो कहीं कहीं और घूमने फिरने चले जाते हैं। तो उनकी पूर्ति, उनका रिप्लेसमेंट कहाँ से होता है, ये जो वाटर के टूटने से जो इलेक्ट्रॉन्स है वहां से होता है। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, जो लास्ट वाला पॉइंट है, इसको अभी मत देखिएगा। नाउ हमें यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात एम्फसाइज करनी है कि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है, वो सिर्फ और सिर्फ PS2 से रिलेटेड है। और PS2 कहाँ पर प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में कहाँ, थाइलाकॉइड की, सो थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन, और थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन की भी कौन सा साइड में, देखिए यहाँ पर रटने की जरूरत नहीं है, बताइए मुझे, ये मेम्ब्रेन है, एप्रेस रीजन है, एप्रेस रीजन में भी ये आउटर साइड है, ये इनर साइड है। इनर साइड मतलब जो ल्यूमन को फेस करे, इसका ये इनर साइड हो गया, इसका ये इनर साइड हो गया, ये आउटर हो गया, ये आउटर हो गया। तो कहाँ प्रेजेंट है OEC, इनर साइड ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। क्या ये स्ट्रोमल लैमेली में मिलेगा, बताइए, नहीं, वहां तो PS2 होता ही नहीं है, ये तो PS2 से जुड़ा हुआ है, उससे रिलेटेड है। दूसरा, ये कहाँ मिलेगा, स्ट्रोमा में मिलेगा, नहीं, ये मेम्ब्रेन में मिलेगा, थाइलाकॉइड या ग्राना की मेम्ब्रेन में मिलेगा, और उसके भी इनर साइड पे मिलेगा, यानी जो ल्यूमन को फेस कर रहा है, क्योंकि पानी कहाँ पर आया है, ल्यूमन में आया है, राइट। ऑक्सीजन कहाँ रिलीज होगी, पहले ल्यूमन में होगी, फिर क्लोरोप्लास्ट से बाहर जाएगी। सो यही हमने लिखा है कि OEC या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स PS2 से ही संबंधित है, उसी से जुड़ा हुआ है, जो खुद कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर साइड ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ थाइलाकॉइड पे। सो अब दूसरा जो क्वेश्चन आता है, वेयर आर द प्रोटॉन्स एंड O2 लाइकली टू बी रिलीज्ड, बताइए कहां पर रिलीज होगा। यहां देखिए, प्रोटॉन्स और O2 ल्यूमन में रिलीज होगा, ये पूछ रहे हैं, या मेम्ब्रेन की आउटर साइड पे, कोई भी बता देगा, अब तो आपको सामने ही दिख रहा है, ल्यूमन में रिलीज होगा। सो इसका आंसर क्या है, ल्यूमन, इट विल बी रिलीज्ड इन ल्यूमन। जो प्रोटॉन्स हैं, जो ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रॉन्स तो कहाँ चले जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स तो PS2 के पास चले जाएंगे, बट प्रोटॉन और ऑक्सीजन कहाँ पे रिलीज हो रहे हैं, एक्चुअली ये सब कुछ कहाँ हो रहा है, ल्यूमन में हो रहा है, स्ट्रोमा में नहीं, वो अलग है, राइट। सो विद दिस वी कंप्लीट टुडेज क्लास। मैं एक बार क्विकली आपको समराइज करती हूँ। आज की क्लास में हमने ये समझा
कि फोटोसिंथेसिस के लिए जो यूनिट्स हैं उसमें सिर्फ क्लोरोफिल ए नहीं है, उसमें क्लोरोफिल बी भी है, कैरोटेनॉइड्स भी हैं जो जुड़े हुए हैं कुछ प्रोटीन्स के साथ, और उस पूरे स्ट्रक्चर को हम फोटोसिस्टम कहते हैं या फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। फोटोसिस्टम दो तरह के हैं, 1 and 2। 1 वाला जिसके ज़्यादा नंबर है तो P700 700 नैनोमीटर में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा लाइट का, और 2 कम नंबर है 680। क्लोरोफिल ए रिएक्शन सेंटर जो है उनकी लाइट के एब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं। 1 है दोनों सब्जेक्ट्स ले सकता है तो ग्राना और स्ट्रोमा दोनों के लैमेली पे मिलेगा, जबकि 2 एक ही सब्जेक्ट ले सकता है तो ग्राना के लैमेली पे मिलेगा। 1 जो है वो एक्सपोज्ड पार्ट, एक्सपोज मतलब जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में है, एक्सपोज्ड पार्ट या हम कहें नॉन अप्रेस्ड पार्ट रीजन में मिलेगा, जबकि जो PS2 है वो अप्रेस्ड पार्ट में या नॉन एक्सपोज्ड रीजन पर मिलेगा। नंबर 3, जो PS2 है वो सिर्फ नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करेगा, यानी उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम फिर के वापस नहीं आएगा, साइकिल नहीं बनाएगा, जबकि PS1 साइक्लिक नॉन साइक्लिक दोनों में पार्टिसिपेट करता है। कैसा हम पढ़ेंगे। सो PS1 मिलता भी दोनों में है, ग्राना स्ट्रोमा में, और दोनों टाइप के फोटोफॉस्फोराइलेशन में पार्टिसिपेट करता है। लेकिन जो वाटर स्प्लिटिंग है और ऑक्सीजन रिलीज है वो सिर्फ PS2 से जुड़ा हुआ है। उस कॉम्प्लेक्स को ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो ल्यूमन वाली साइड की जो मेम्ब्रेन है वहां पर अटैच्ड है, और ये वाटर की स्प्लिटिंग करके O2 को रिलीज करवाएगा। और जो PS2 से इलेक्ट्रॉन्स लूज होंगे उनका रिप्लेसमेंट भी इसी वाटर की स्प्लिटिंग से होगा। 2 वाटर मॉलिक्यूल से 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमें मिलेगा। हमने समझा कि फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट रिएक्शन होगी फॉलोड बाय डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट्स बनेंगे ATP और NADPH+, उनको यूज करके हम डार्क रिएक्शन में CO2 को एंजाइम्स की मदद से फिक्स करेंगे। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइट रिएक्शन में लाइट एब्जॉर्ब हुई है, सारे एसेसरी पिगमेंट्स ने लाइट को ट्रांसफर किया है रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल को, वो एक्टिवेट होगा, एक्साइट होगा, उसका इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को एक एक्सेप्टर, प्राइमरी एक्सेप्टर एक्सेप्ट करेगा, और फिर वो अलग अलग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स से होता 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 घूमेगा। इसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहेंगे, और इसी ड्यूरेशन में ATP का फॉर्मेशन होगा, NADP रिड्यूस होके NADPH+H+ बनाएगा, और साथ में वाटर की स्प्लिटिंग होके O2 का रिलीज होगा। ये सब कुछ डायरेक्ट प्रेजेंस ऑफ लाइट में होता है, यानी लाइट रिएक्शन का पार्ट है। एसिमिलेटरी पावर्स हम इसी ATP और NADPH+H+ को कहते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने लाइट रिएक्शन की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप को समझ लिया है, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर या फोटोलाइसिस। और ध्यान रखिएगा, मैंगनीज, कैल्शियम आयंस और क्लोराइड आयंस इसके लिए मस्ट है। एक्चुअली ये जो प्रोसेस है इसमें इन आयंस का बहुत ग्रेट रोल होता है। हमने जब मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा था तब भी मैंने मैंगनीज में आपको अच्छे से लिखवाया था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, क्लोराइड में भी लिखवाया था फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, तो अब आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि कैसे ATP फॉर्म होगी, कैसे NADP रिड्यूस होगा, और फिर कैसे डार्क रिएक्शन प्रोसीड करके हमारे लिए खाना बनाया जाएगा। टिल देन अ वेरी हैप्पी लर्निंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू।